Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of May 2024. तो गाइस आज है तारीख 26 मई 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइस आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मृगवानी नेशनल पार्क को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा डेली बेसिस पे हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया करते थे, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन, वो आज हमने नहीं लिया है। डायरेक्टली आज हम सेशन को शुरू कर रहे हैं कि हमारे न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपने देखा होगा कल परसों में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ भी लिए होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नए नियम स्टार्ट होने वाले हैं 1 जून से। अब वो जो नए नियम हैं वो कितने ज़्यादा अलग होंगे एग्जिस्टिंग रूल्स के साथ में, तो वो भी यहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको बेसिक जानना होगा। देखो अगर हम लोग बात करेंगे इंडिया में अभी के समय पर लाइसेंस लेने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बार बार जो आरटीओ ऑफिस है वो विजिट करना पड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, तो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल हो पाता है यहाँ पर लाइसेंस को ले पाना। और इसी की वजह से दोस्तों करप्शन बढ़ जाता है। क्यों? लोग सोचते हैं यार इतना टाइम लग जाएगा, इतनी बार ऑफिस के चक्कर मारने पड़ेंगे, इतने फॉर्म भरने पड़ेंगे, कौन उठाए इतनी परेशानी, सीधा पैसा दो और लाइसेंस बनवाओ। ऐसा ही हो रहा है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर सोचते हैं यार बेफालतू में इतना डिले होगा, इससे अच्छा हम पैसा पकड़ा देते हैं, 5,000 रुपये दे दिए और लाइसेंस बनवा लिया। यही तो चल रहा है। अब दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो करप्शन है इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है रोड सेफ्टी के ऊपर पूरे देश भर में। क्यों भाई? एक ऐसा व्यक्ति है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन उसने यहाँ पर पैसे वगैरह दे के लाइसेंस बनवा लिया। अब वो जब गाड़ी को लेकर रोड पर उतरेगा दोस्तों, तो ऑब्वियस ही बात है रोड की सेफ्टी अफेक्ट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इन्हीं सब सिनेरियोज को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अनाउंस किया है नए रेगुलेशंस, नए नियम आ रहे हैं 1 जून 2024 से, जो यहाँ पर लागू किए जाएंगे। अब वो कैसे वर्क करेंगे, हर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहला जो बदलाव किया गया है दोस्तों वो ये है कि जो आरटीओ ऑफिस होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जहाँ से आप ये लाइसेंसेस वगैरह बनवाते हो, जहाँ पे आप टेस्ट देते हो, वहाँ पे अब से आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से कई सारी जगह पर आपने आर्टिकल्स देखे होंगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि अब लाइसेंस मिलना हो गया है बहुत ही ज़्यादा आसान। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आरटीओ ऑफिस जो है वहाँ पे आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बजाय करना क्या होगा, आपके घर के आसपास जो प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, आपको पता है ना जगह जगह पर लोग, आपने देखा होगा कार वगैरह सिखाते हैं, तो उनके अपने प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स ओपन करे गए हैं। तो जो भी एक बड़ा प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी एप्लीकेंट चाहता है लाइसेंस बनवाना, तो उसको सबसे पहले उस प्राइवेट स्कूल में सारे टेस्ट को पास करना होगा, और टेस्ट को पास करने के बाद में वो प्राइवेट स्कूल आपको एक सर्टिफिकेट देगा, और वो सर्टिफिकेट लेकर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे आरटीओ ऑफिस में, तब जाके प्रॉपर आगे की यहाँ पर टेस्टिंग्स की जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद में आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कह सकते हो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। हाँ मतलब इजी हुआ है, वो किस सेंस में वो आप देखिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के समय पर जैसे आरटीओ में टेस्टिंग होती है ड्राइविंग टेस्टिंग, वो आपको प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में ही टेस्टिंग करके सर्टिफिकेट को लेकर और उस सर्टिफिकेट के साथ में लाइसेंस अप्लाई कर देना है। तो बार बार के जो ये चक्कर हुआ करते थे, फॉर्म्स हुआ करते थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, उनकी झंझट थोड़ी सी खत्म हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ क्या बताई जा रही है, इसको ज़रा यहाँ पर देखिए। बोला जा रहा है इसमें कुछ पेनल्टीज़ भी हैं। हर बार होती हैं पेनल्टीज़, जैसे कुछ लोगों के लिए जो 18 साल से कम उम्र का है या जिसके पास में लाइसेंस नहीं है वो यहाँ पर ड्राइविंग कर रहा है, तो उनके लिए पेनल्टीज़ भी हैं। अगर आप एक कार चला रहे हो बिना किसी वैलिड लाइसेंस के, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 2,000 रुपये की कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ सकती है।
और स्पेशली कोई माइनर है, 18 साल से कम उम्र का यहाँ पर कोई बच्चा है, वो अगर ड्राइविंग कर रहा है तो उसके ऊपर 25,000 रुपये का फाइन लग सकता है। और फाइन लगने के साथ साथ दोस्तों पेरेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, माता पिता के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है, उनको यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है इन नए रूल्स के अंदर में, ताकि जैसे अभी पोर्श वाला केस हुआ था, आपको याद होगा, है ना, तो जहाँ पे माइनर ने 17 साल का लड़का था जिसने यहाँ पर उड़ा दिया, 2 इंसानों की जान गई उसमें, तो वैसे केसेस को रोका जा सके, स्पेशली यहाँ पर ये फोकस किया जा रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर आपको और देखने को मिलेगी। अब वो चीज़ क्या है? वो दोस्तों यहाँ पर यह है कि पहले क्या हुआ करता था, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे पेपर वर्क करने की ज़रूरत पड़ा करती थी। अभी के समय पर वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको थोड़ा लिमिटेड कर दिया, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा लाइसेंस लेना, उतना करप्शन बढ़ेगा, क्योंकि लोग उस कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना चाहेंगे ही नहीं। कहेंगे यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे रोज़ का ये काम करना है, इससे अच्छा दो जो पैसे देने हैं और बनवा लो। बट वो सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी काउंटर की गई है। अभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन बहुत कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लाइसेंस नहीं ले सकते, आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का यूज़ करके भी लाइसेंस को ले सकते हैं। ठीक है, तो पेपर वर्क को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ये बात क्लियर हो गई। उसके अलावा इन्हीं रूल्स के अंदर में जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी मेंशन कर रखा है। जैसे आप अगर लर्नर लाइसेंस लोगे पहले, क्योंकि सीख रहे हो, तो लर्नर लाइसेंस की जो फ़ी है वो 200 रुपये है ना। इंटरनेशनल लाइसेंस की फ़ी जो है वो 1000 रुपये है, परमानेंट लाइसेंस की 200 रुपये। तो वो जो फ़ी वगैरह वो यहाँ पर डिटेल्स में मेंशन कर रखी है। अब क्वेश्चन यह है कि मान लो अगर आपको अप्लाई करना है एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो वेबसाइट पर चले जाओ। कौन सी वेबसाइट है? सारथी.परिवहन.gov.in करके यहाँ पर वेबसाइट है, उस पर जाओ। वहाँ पे जाके आपको पूरे सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, नए ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, है ना। और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आएंगी, एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलेंगे, उनको यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट बटन को प्रेस करके आगे सारी प्रोसीडिंग्स कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद जो भी आपका शेड्यूल डेट मिलेगी, वहाँ पे उस शेड्यूल डेट पे आपको आरटी ऑफिस जाना होगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, फी स्लिप के साथ में, जिसके बेसिस पर यहाँ पे आपको जो लाइसेंस है वो मिल पाएगा। लेकिन साथ ही साथ में वही मैंने ड्राइविंग टेस्ट वाला जो पर्टिकुलर मुद्दा है वो भी आपको बता दिया है। इसमें एक नई चीज़ ऐड कर दी गई है, प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल के माध्यम से सर्टिफिकेट लेने का जो पूरा ऑप्शन है वो नया ऐड हुआ है। ठीक है, चलिए। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे सर ड्राइविंग लाइसेंस का जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इशू है वो आपने कल कवर नहीं किया। कल आर्टिकल्स बहुत कम दिखाई दे रहे थे, तो कल बहुत ज़्यादा चर्चाएँ हुई हैं, तो फाइनली मैंने आपके सामने ये सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में हम लिंक करेंगे। तो भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, इंडिया लगातार भूटान को कई सारे सेक्शंस में सपोर्ट कर रहा है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, उनके फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स में इंडिया ने बहुत सारा पैसा लगाया है, और हमने भूटान के लिए अलग से आने वाले समय के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा बजट भी डिसाइड कर रखा है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे दोस्तों कई 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं भूटान के ऊपर में। भूटान के प्रधानमंत्री उसके लिए धन्यवाद भी करते हैं इंडिया का, है ना। उसके अलावा जो भूटान की एक स्मार्ट सिटी है, गेलेफू स्मार्ट सिटी, यहीं बिल्कुल पास में है, उसको डेवलप करने के लिए अभी इंडियन इन्वेस्टर्स के पास में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उस स्मार्ट सिटी में। उस इन्वेस्टिंग के ऑप्शन को अभी ओपन किया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है हर एक चीज़ को, उसको भूटान ने अभी प्रेज़ किया है, उसकी प्रशंसा की है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे तो भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री को, पीएम मोदी को थैंक यू भी बोलते हैं। किस चीज़ को लेकर? क्योंकि अभी भूटान के लिए जो आगे का बजट है वो बजट पहले के साल के कंपैरिजन में हमने बढ़ा दिया है। हम ज़्यादा पैसा लगाने वाले हैं भूटान के ऊपर में। भूटान हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट देश भी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे तो भूटान एक बफर जोन का काम करता है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ये इंडिया का पोर्शन है, ऊपर चाइना है, बीच में आपको ये भूटान देखने को मिलेगा। इस वजह से इसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। वो सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये। प्रीलिम्स के लिए भी कई क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो अभी रिसेंटली पता होगा काफ़ी सारे मीटिंग्स हुई हैं इंडिया भूटान के जो लीडर्स हैं उनके बीच में। उन मीटिंग्स के अंदर में दोनों देशों ने मिलकर अग्री भी किया है, हम एक नया रूट बनाएंगे। नए रूट के माध्यम से भारत और भूटान के बीच में रेलवे लाइन चलाई जाएगी। और वो रेलवे लाइन कौन कौन से एरिया को जोड़ेगी? भूटान के अंदर गेलेफू को और असम के कोकराझार को।
इन दो एरियाज़ को दोस्तों जोड़ा जाएगा। 58 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। ये रहा भूटान, ठीक है। ये नीचे आपको यहाँ पे असम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रेलवे लाइन चलाई जाएगी। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यह है भूटान का गेलेफू और यह है असम का कोकराझार। रेलवे लाइन से जोड़ देंगे, सीधा आप ट्रेन से भूटान में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और यहाँ पे दूसरी रेलवे लाइन चलाने की भी बात की जा रही है। एक और प्लान है जहाँ पे 18 किलोमीटर का रेलवे लाइन चलेगा। भूटान के समसे को जोड़ेगा हमारे वेस्ट बंगाल का जो टी गार्डन है बनारस के अंदर में, वहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों एरियाज़ को भी जोड़ा जाएगा। तो जिससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। पड़ोसी देश में कनेक्टिविटी होनी भी चाहिए। उसके अलावा दोनों देश मिलकर ट्रेड और कनेक्टिविटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। व्यापार में अगर आप देखोगे तो भूटान के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूटान जो ज़्यादातर चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है ना, अपनी इकोनॉमी को तेज़ी से ग्रो कर रहा है, वो इंडिया को एक्सपोर्ट करके ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोनों देशों ने इमिग्रेशन चेक पोस्ट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लॉन्च किया है कि भाई ये यहाँ पे क्या होगा, बॉर्डर के पास में एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट होगा, ठीक है। अब ये जो चेक पोस्ट है दोस्तों, ये अच्छे से चीज़ों को चेक करता हुआ नजर आएगा। इस चेक पोस्ट पे केवल इंडियन और भूटानीज ही नहीं, उसके अलावा कोई तीसरे देश का व्यक्ति है वो भी यहाँ पर इस चेक पोस्ट के थ्रू एंटर और एग्जिट कर सकता है। इससे टूरिज्म प्रमोट होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आप आराम से वहाँ जा सकते हो, वहाँ से यहाँ आ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इंडिया का जो सपोर्ट है ग्लोबल साउथ के लिए, वो हमने अभी G20 समिट में देखा। भारत बार बार ग्लोबल साउथ की बात कर रहा था, डेवलपिंग कंट्रीज़ का मुद्दा उठा रहा था, तो उसमें यहाँ पर इंडिया सपोर्ट करता है, भूटान जो है प्रेज करता है इंडिया को। अब बात आती है एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन की, कि भूटान का जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए वो क्या है आज के समय पर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। भूटान एक बड़ी बॉर्डर को शेयर करता है भारत के साथ में, और दूसरी तरफ चाइना के साथ में। और तो जैसे मैंने बोल दिया, एक बफर जोन का काम करता है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। मैंने लोकेशन आपको एग्जैक्ट तरीके से दिखाई दी अभी थोड़ी देर पहले। उसके अलावा दोस्तों भारत ने भूटान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उनके अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सभी जगह पर भूटान की हेल्प की है। भूटान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भी मेंटेन रहे, उसके लिए भी भारत ने लगातार मदद की है। जब जब मदद की ज़रूरत थी भूटान को, तब तब इंडिया ने यहाँ पर हेल्प की है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रॉड किया है, रोड ब्रिजेस में इन्वेस्टमेंट किया है, उनके डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, ताकि चाइना उनके ऊपर में बिल्कुल भी हावी ना हो सके। फिर साल 2017 में आपने देखा होगा, ये सिचुएशन आ ही गई थी सामने। डोकलाम स्टैंड ऑफ इंडिया और चाइना के बीच में हुआ। वहाँ पे भूटान एक इंपॉर्टेंट कंट्री था। भूटान ने यहाँ पर भारत के सैनिकों को इजाज़त दी कि वो भूटान में घुसकर यहाँ पे जो चाइना अभी एंट्री कर रहा था भूटान के अंदर में, है ना, उनको पीछे ढकेला जाए। तो भूटान ने यहाँ पे अलाउ किया इंडियन ट्रूप्स की, आप आओ और यहाँ पे जो चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है टेरिटरीज़ के अंदर में, उसको पीछे ढकेलो। तो इस बेसिस पर भी यहाँ पर भूटान इंपॉर्टेंट है। फिर एक और इंपॉर्टेंस आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इंडिया जो है भूटान का एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भूटान बहुत सारा सामान, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें एक्सपोर्ट करता है भारत में। भूटान की जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है उनके रेवेन्यू का। यहाँ से ही बहुत सारा पैसा वो कमाते हैं हाइड्रो पावर को जनरेट करके, और उस हाइड्रो पावर जनरेशन की ताकत भूटान को इंडिया की हेल्प से ही मिली है। इंडिया ने बहुत सारा सपोर्ट किया है, तब भूटान ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया है। साथ ही साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसों का लगातार सपोर्ट किया है हमने उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर बात आती है कल्चरल इंपॉर्टेंस की। तो दोनों देश अपने कल्चरल बेसिस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइज को शेयर करते हैं, क्योंकि भूटान में आप देख पाओगे वो एक बुद्धिस्ट कंट्री है। बुद्धिज़्म वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और बुद्धिज़्म की शुरुआत ही यहाँ पर इंडिया से होती है, ठीक है। तो इंडिया ने लगातार सपोर्ट किया है भूटान को अपने कल्चर को प्रोटेक्शन देने के लिए। बहुत सारे भूटान के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया आते हैं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन को गेन करने के लिए। फिर बात आती है एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस की। तो भूटान यहाँ पे दुनिया में केवल कुछ देशों में से एक ऐसा देश है जिसने यहाँ पर एक कसम खाई है कि वो एक कार्बन न्यूट्रल रहेगा, कोई पोल्यूशन नहीं करेगा, पोल्यूशन फ्री कंट्री, ठीक है। और इंडिया अगेन यहाँ पर भी उनको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। वो भी किस प्रकार से, इंडिया ने पैसा इन्वेस्ट किया है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में, ताकि भूटान छोटा सा देश है, रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी एनर्जी की नीड्स पूरी कर सके। फॉरेस्ट को बचाने के लिए इंडिया ने हेल्प की है, और सस्टेनेबल टूरिज्म को मेंटेन करने के लिए भी इंडिया ने सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है। तो ये भूटान का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या हो सकता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब बात आती है इंडिया भूटान के जो रिलेशंस, जो ये संबंध हैं, इनमें कुछ चैलेंजेस भी हैं दोस्तों, कुछ समस्याएं भी हैं बड़ी बड़ी। सबसे पहली समस्या है चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस।
अच्छी बात यह है भूटान में जो भी अभी तक लीडर आया है वो प्रो इंडिया है। अभी जो यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, है ना, तोबगो नाम है जो भी है, तो वो भी यहाँ पर प्रो इंडिया है, इंडिया के सपोर्ट में है। कोई ऐसा लीडर जो यहाँ पे प्रो चाइना अगर आता है तो डेफिनेटली एक भारी इंपैक्ट पड़ सकता है इंडिया के ऊपर में भी, क्योंकि भूटान का इंपॉर्टेंस दोस्तों अगर आप देखते हो तो इस बेसिस पर ही नहीं, भारत का ये जो एरिया है ना, चिकन नेक कॉरिडोर, एक सेकंड रुको, मैं एक बढ़िया वाले मैप में समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भूटान को अपने पास में रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो रीजन आप देख पा रहे हो ये इंडिया है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स। अगर हम एक सेकंड रुको, कुछ मैप यहाँ पर यार रॉन्ग भी हैं, पता नहीं कैसे, मतलब सही मैप ना बहुत कम डले हुए हैं गूगल पर, और इसको लेकर मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने अलग अलग वेबसाइट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट पर उस चीज़ को मेल भी किया है। यार सरकार को कम से कम अपने सही मैप तो रिलीज़ करने चाहिए ना। गवर्नमेंट को कुछ वर्ल्ड मैप, इंडिया के मैप रिलीज़ करने चाहिए। कहीं पे मैप आपको सही नहीं मिलेगा। अगर आप इंडिया का मैप सर्च कर दो तो कहीं पे पीओके का हिस्सा यहाँ पर दिखा रखा है पाकिस्तान के पास में, है ना, चाइना का वो उसके अक्साई चीन वाला हिस्सा चाइना के पास में, कहीं कहीं पर अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा यहाँ पर चाइना के पास में दिखा रखा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर सही करनी होंगी, हमें खुद से स्टेप उठाना होगा। अभी मैं आपको ये बता रहा था, ये जो रीजन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये एक छोटा सा पतला सा रीजन है, इसको हम बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। और ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है ये हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये इंडिया का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़ता है इस चिकन नेक कॉरिडोर की वजह से, और यहीं पर भूटान आ जाता है। तो भूटान का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज चाइना अगर भूटान में घुसता है तो ये इस हिस्से के ऊपर में दोस्तों यहाँ पर वो एक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये हिस्सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये हिस्सा अगर बंद होता है तो दोस्तों यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत से अलग हो जाएगा, समझ गए। तो उसी चीज़ के ऊपर में यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि भूटान हमेशा प्रो इंडिया ही रहे। दूसरी बात, अभी प्रॉब्लम यही है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। चाइना लगातार भूटान में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। बहुत सारे डिस्प्यूटेड बॉर्डर इशू हो चुके हैं चाइना और भूटान के बीच में। भूटान के कुछ एरियाज को, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चाइना क्लेम कर चुका है, बोल चुका है वो मेरा हिस्सा है। ठीक है, चाइना का इकोनॉमिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी दोस्तों उन रीजन्स के अंदर में बढ़ रहा है। अपने भूटान के बॉर्डर के पास में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जबकि भारत और भूटान का बॉर्डर 699 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर आपको नजर आएगा। बीच में चाइना ने 2017 में घुसने की कोशिश भी की, जहां पर भूटान ने इंडियन ट्रूप्स को इजाज़त दी कि उनके देश में घुस के चाइना को पीछे ढकेलें। ठीक है, तो एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है इंडिया चाइना भूटान के बीच में, डोकलाम वाला रीजन जो है, वहीं पर चाइना घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन उनको पीछे हटाया गया। तो ऐसे डिस्प्यूट्स आगे भी हो सकते हैं। फिर बात आती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की। तो भूटान का जो हाइड्रो पावर सेक्टर है दोस्तों, उनकी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट पिलर है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारा रेवेन्यू इनका यहाँ से आता है, और इंडिया उनके हर एक पावर प्रोजेक्ट में एक मेजर पार्टनर है। इस चक्कर में चाइना के अंदर में इस चीज़ को लेकर भी चिंताएं हैं कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है दोस्तों, ये इंडिया को ज़्यादा फेवर कर रहा है। तो कुछ अपोजिशन जो है भूटान में, वो यहाँ पर भूटान से कहते हैं, भूटान की सरकार से बोलते हैं आप इन प्रोजेक्ट से बाहर निकलिए या इंडिया को हटाइए। तो ये भी एक कंसर्न है। फिर ट्रेड इश्यूज, भारत और भूटान का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जैसे मैंने बोला इंडिया भूटान का एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ना। तो आप देख पाओगे 80% जो भूटान का टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो इंडिया के साथ में हो रहा है। तो यहीं पर भूटान के लिए एक ट्रेड इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, भूटान यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा इंडिया को। ठीक है, मतलब कि अगर आप देख पाओगे इंपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन सिचुएशन ये एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करने लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। भूटान इज इंपोर्टिंग मोर फ्रॉम इंडिया देन इट्स एक्सपोर्ट। समझ गए, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं वो लोग और भारत से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, घाटा हो रहा है कि भाई केवल हमें इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो वो भी एक ट्रेड इशू के कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो ये कुछ चैलेंजेस हो गए बिटवीन इंडिया और भूटान। अब बात आती है यहाँ पर भूटान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों भूटान के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इंडिया चाइना के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान यहाँ पर एक डेमोक्रेसी बना था 2008 में। जी, यहाँ पे जब पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे इस देश में, उसके बाद। ठीक है, वैसे जो किंग ऑफ भूटान है वो अभी भी हेड ऑफ स्टेट आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भूटान को अगर आप लोग देखते हो दोस्तों, तो इनका जो नाम है वो यहाँ पे, एक सेकंड, जो भूटान के राजा हैं वो यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट हैं। ठीक है, नाम दिया गया है एक, अगर आप देखोगे तो जो भूटानीज नेम है वो है ड्रक ग्याल्प खाल, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। उसके अलावा भूटान से कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं। भूटान की जो सबसे लंबी नदी है वो है मानस रिवर,
जो 376 किलोमीटर की लेंथ के साथ में आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और मानस रिवर की जब बात करते हैं तो एक ट्रांस बाउंड्री नदी आपको ये देखने को मिलती है इंडिया और भूटान के बीच की। गवर्नमेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री मोनार्की आपको वहाँ पे नजर आएगी। भूटान के बॉर्डर्स की बात करेंगे तो इंडिया तिब्बत, जो कि बेसिकली यहाँ पर चाइना ने कब्जा रखा है, उनके साथ में ये बॉर्डर्स को शेयर करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर पाओगे ना। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप लोगों ने देखा, जो भी आर्टिकल है उसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा है। वो सभी बैकग्राउंड डेटा दोस्तों आपको एक पीडीएफ में स्टोर करके दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप आराम से निकलवा सकते हैं। इस ग्रुप में जो भी पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। दूसरी बात, सारा कंटेंट सिक्योर रहता है। सारे तारीख के पीडीएफ पड़े हुए हैं, तो आपको अभी स्टोर करके रखना, उसको सीक्वेंस से मैनेज करना, दोबारा खोज कर निकालना, स्टोरेज का इशू करना, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर है, डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो। अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, मुझे किस तरीके से यहाँ पे फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यार, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्लीज़ प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हैं। अगला आर्टिकल पेज नंबर 11 पर प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में हम लोग लिंक करेंगे। बात हो रही है ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, ये दोनों मिलकर इंडिया के ऊपर में जोर दे रहे हैं कि इंडिया टाइमली अपने नोटिस प्रोवाइड करवाए शुगर सब्सिडीज को लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। पूरा मैटर क्या है इसको समझिएगा, कैसे भारत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कल मैंने आपको पढ़ाया था इस बॉडी के बारे में। दुनिया भर के व्यापार को मैनेज करने के लिए इसे WTO को बनाया गया। GATT नाम का जो पूरी बॉडी थी उसको रिप्लेस करके WTO बनाया गया था। तो अभी इनकी एक मीटिंग चल रही है, ठीक है, 23 से 24 तारीख तक यहाँ पर आपको मीटिंग देखने को मिली है अभी रिसेंटली जेनेवा के अंदर में। तो उस मीटिंग के अंदर में सबसे बड़ा इशू ये निकल कर आया कि भारत के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इवन ये आप देखो, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला, इन तीनों देशों ने तो इंडिया के अगेंस्ट में केस भी कर दिया है। अब वो केस किस चीज़ को लेकर है? वो केस इस चीज़ को लेकर है कि इंडिया अपने देश में शुगर फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो शुगर इंडस्ट्री है उसको भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा छूट दे रही है, ऐसा कहना है इनका। कहोगे तो क्या हो गया? तो दूसरी तरफ अगर आप देखते हो दोस्तों, ब्राज़ील, कनाडा, कोस्टा रिका, पैराग्वे, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन, ग्वाटेमाला, ये सब भारत के ऊपर जोर डालते हैं कि भाई जो भी आपकी सब्सिडीज़ हैं उसके बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम टू टाइम सबमिट करो WTO के पास में। आप क्या कर रहे हो, कैसे सब्सिडी दे रहे हो? इन देशों का इल्ज़ाम लगाना यह है कि इंडिया ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, अपने शुगर इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, भारत सरकार बहुत पैसा दे रही है, जिस चक्कर में सस्ते दाम में ये अपने चीनी को इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा उतार रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीनी होगी, वो भी जो इंडिया से आ रही है और सस्ती मिल रही है, तो दुनिया भर की कंट्रीज़ किसकी चीनी सबसे ज़्यादा परचेस करेंगे? जो बढ़िया और सस्ती मिल रही है। तो ऑब्वियसली बात है इंडिया की चीनी को परचेस करेंगे। तो ये देश ये बोल रहे हैं हम क्या करें, हम भी तो दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं शुगर के मामले में। ब्राज़ील है, कनाडा है, कोस्टा रिका है, ग्वाटेमाला है, इन सब ने मिलकर इंडिया के अगेंस्ट केस कर दिया कि ये जो सपोर्ट दे रहे हैं अपने फार्मर्स को या अपनी शुगर इंडस्ट्री को, वो गलत है, वो हमारे ट्रेड के अंदर में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। और ये केस जब इंडिया के पास में आया तो दोस्तों ये वैसे काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसको लेकर डिस्कशंस 2022 में भी हुए थे। इंडिया ने यहाँ पर जो WTO की रूलिंग थी भारत के अगेंस्ट में गई थी, तो हमने जो WTO का ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है ना, मैंने आपको बताया था, कल पढ़ाया था, जो भी विवाद होते हैं इस प्रकार के वो WTO के ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट में सॉल्व किए जाते हैं। वहाँ पे हमने अपील भी की इस पूरे मामले को लेकर। ठीक है, फिर WTO का जो अपीलेट बॉडी है वहाँ पर भी भारत के थ्रू अपील फाइल की गई, जो एक फाइनल अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे वो काम ही नहीं कर रही आज के समय पर प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई और इंडिया यहाँ पे जवाब देता है इन देशों को
देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ना ही शुगर केन को परचेज कर रही है किसी किसान से, हम ना ही गन्ना परचेज कर रहे हैं। ये सब गन्ना जो परचेज किया जा रहा है वो प्राइवेट शुगर मिल परचेज कर रही हैं। प्राइवेट जो मिल है वो यहाँ पे किसानों से खरीद रही हैं, उसी गन्ने से चीनी बन रही है। तो हमारा तो इन्वॉल्वमेंट कुछ है ही नहीं। आप कैसे कह रहे हो कि सरकार सपोर्ट कर रही है? अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती तो भारी सपोर्ट मिल रहा होता और बड़े लेवल पर हम शुगर को एक्सपोर्ट कर रहे होते। तो इन देशों का कहना यह है कि हमारा शुगर ना बिककर इंडिया का बिक रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट यहां पर इनको सपोर्ट करिए, जिस चक्कर में ये सस्ती शुगर इंटरनेशनल मार्केट में उतार रहे हैं। समझ गए? ये पूरा का पूरा मैटर आज के समय पर न्यूज़ में है। अब एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें पढ़नी हो, जैसे कल ही हम लोगों ने WTO के बारे में पढ़ा। अगर WTO के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी है तो कल वाला वीडियो ओपन कर लो। उसके अलावा शुगर इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानना है तो मैं आज इसी लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनते हुए चलना। दोस्तों, ये शुगर इंडस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। लगभग 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स, गन्ना की खेती के करने वाले जो यहाँ पर दोस्तों हमारे किसान हैं वो इस पर डिपेंडेंट हैं। 50 मिलियन गन्ने की खेती करने वाले फार्मर्स हैं। 5 लाख वर्कर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली चीनी की मिलों में काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मिल चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। फिर बात यह है, शुगर सीजन जो है हमारा वो अक्टूबर से सितंबर के बीच में अगर आप देखोगे 2021-22 में, तो उस 2021-22 में दोस्तों इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने रिकॉर्ड तोड़ शुगर का प्रोडक्शन किया। हमारी चीनी की मिलों के थ्रू 359 लाख मेट्रिक टन्स के आसपास शुगर प्रोड्यूस किया गया था। इसके साथ में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर बन गया था, ब्राज़ील के साथ ही साथ। ठीक है, और दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन चुके थे। इसी चीज़ से यहाँ पर ये कंट्रीज परेशान हो रही हैं। कैसे हो रहा है ये सब? इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है क्या? इस चक्कर में बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जो शुगर इंडस्ट्री है दोस्तों भारत में, वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, जरा इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। शुगर इंडस्ट्री का जो मेन बेस क्या है वो गन्ना है। क्या चीनी गन्ने के बिना बन सकती है? बिल्कुल नहीं। गन्ना सबसे पहले हमें चाहिए होगा। गन्ना एक बल्कि पेरिशेबल क्रॉप है, यानी कि आप गन्ने को तोड़ लो, उसके बाद धूप में रख दो, कुछ समय बाद बेकार हो जाएगा, सूख जाएगा, नहीं सूख जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा कुछ समय बाद। इस चक्कर में जो चीनी की मिलें होती हैं वो गन्ने के खेतों के आसपास ही लगाई जाती हैं। आपने ये गौर किया होगा, जब यहाँ पे गन्ने के खेत बहुत सारे हैं, वहीं आसपास आपको कई सारी चीनी की मिलें भी देखने को मिलेंगी, जहाँ पर शुगर बनाई जाती है, ताकि गन्ना सीधा काटा जाए और सीधा मिल में डाल दिया जाए और मिल वाले जो है उससे चीनी बना लें। ठीक है, अब अगर आप शुगर केन का यानी गन्ने की खेती का एक स्ट्रक्चर देखते हो इंडिया में, तो कुछ स्टेट्स है, जैसे अगर हम लोग बात करें साउथ स्टेट्स की, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पौंडीचेरी, केरला, ये ट्रॉपिकल शुगर केन वाले रीजन में आते हैं। फिर नदर्न स्टेट्स की बात करें, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये सब ट्रॉपिकल शुगर केन ग्रोइंग रीजन में आते हैं। 2022 में महाराष्ट्र ने यूपी को छोड़ दिया था पीछे, सबसे बड़ा स्टेट बन चुका था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट बन चुका था। फिर ये ऊपर नीचे होते रहे। अब क्वेश्चन ये है, इंडिया कहाँ पे आज के समय पर कमी कर रहा है, या हमारे पास में कहाँ पर दिक्कत आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है प्रोडक्ट की क्वालिटी। ठीक है, साल 2017-18 तक अगर आप देखोगे तो इंडिया बहुत सारी वाइट शुगर को एक्सपोर्ट किया करता था, जिसको इंटरनेशनल मार्केट में लो क्वालिटी का टैग मिल गया कि भारत की चीनी जो है वो लो क्वालिटी की है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिशियल्स, ये सब इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, साउथ कोरिया गए, चाइना गए, बांग्लादेश गए, यानी हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके कंट्रीज़ में गए, और वहाँ पे जाके हमने जागरूकता फैलाई कि भाई इंडिया की जो चीनी की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। उसके बारे में लोगों को अवेयर किया। ये जो इंटरनेशनल टैग दिया हुआ है लो क्वालिटी का, इससे हमारी इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। हमने अलग अलग देशों के पास में जाकर इसके बारे में लोगों को समझाया। ठीक है, तो उसके बाद हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो भी की। और दोस्तों, इंडिया को ना ब्राज़ील से ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। इस वजह से ब्राज़ील ज़्यादा नाराज है, इस वजह से कंप्लेंट कर रहा है भारत की WTO के अंदर में, केस कर रहा है इंडिया के खिलाफ। रीज़न यह है कि ब्राज़ील जो देश है वो साउथ अमेरिका में बहुत दूर पड़ जाता है, और चीनी का कंजम्पशन एशिया वगैरह में देखोगे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ब्राज़ील की जो मिल है दोस्तों वो अप्रैल से नवंबर के बीच में ऑपरेट करती हैं। ठीक है, जबकि हमारी अक्टूबर से अप्रैल के बीच में। तो इंडिया यहाँ पर अगर आप देखोगे आसपास के पड़ोसी देश को पहली बात बहुत सारा ये चीनी बेचता है, क्योंकि हमारे आसपास देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। पैसिफिक ओशन में देख पाओगे छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, एशिया में कई सारी कंट्रीज़ आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो आसपास बहुत सारे देश हैं, उनको ब्राज़ील से ज़्यादा इंडिया से मंगाने में सस्ता लग रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इंडोनेशिया अगर ब्राज़ील से चीनी मंगाता है, जो बहुत सारी चीनी खाता है,
तो उसको 43 से 45 दिन लगेंगे। तो जितने ज़्यादा दिन लगेंगे उतना ज़्यादा पैसा भी तो लगेगा भाई। उतनी ज़्यादा दिन जहाज़ पानी में रहेगा तो उसका कॉस्ट जाएगा हर चीज़ का, मेंटेनेंस का, ट्रांसपोर्टेशन का। जबकि वो इंडिया से मंगाता है तो 13 से 15 दिन में पहुंच जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ और इंडिया एक्सपोर्टिंग के मामले में धीरे धीरे बहुत आगे निकल गया। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंडिया के चीनी का कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, क्योंकि दूसरे चीनी से कंपेयर करोगे तो इंडिया की जो रॉ शुगर है वो डेक्स्ट्रन फ्री है। डेक्स्ट्रन बेसिकली एक बैक्टीरियल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो इंडियन मिल्स हैं, भारत की जो चीनी की मिलें हैं, वो इस प्रकार की जो चीनी है उसको हाई पोलराइजेशन के साथ में वो बेच रही हैं या सप्लाई कर रही हैं। अब हाई पोलराइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है, पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, उसमें जो सुक्रोज है उसका जो सुक्रोज का परसेंटेज है वो अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट है। यानी जितना ज़्यादा पोलराइज होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर जो चीनी है उसको रिफाइन करना उतना ज़्यादा आसान होगा, चीपर होगा, सस्ता होगा। ठीक है, तो जो कच्ची शुगर है, जो रॉ शुगर है दोस्तों, उसका सप्लाई यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। इंडिया हाई पोलराइजेशन के साथ में इसको बेच रहा है, तो ये भी एक बेनिफिट है। अब एक और चीज़ आती है, इंडिया का जो ओवरऑल शुगर केन सेक्टर है इसका स्टेटस क्या है, ज़रा थोड़ा सा ये जान लेते हैं। हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पहले ही बता चुका हूँ। इस शुगर इंडस्ट्री में चीनी की मिलें भी हैं जिसमें 5 लाख वर्कर्स काम कर रहे हैं। कुछ अनडायरेक्टली एम्प्लॉय यहाँ पर आप देख पाओगे लोग हैं, और 50 मिलियन के आसपास जो गन्ने की खेती करने वाले फार्मर्स है वो अलग हैं। तो अगर आप देखोगे इंडिया में जो शुगर इंडस्ट्री है ये सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है कॉटन के बाद। अब अगर आपको चीनी की ग्रोथ को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए क्या टेम्परेचर चाहिए होता है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, बारिश 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास, जो मिट्टी है वो डीप रिच लॉमी सॉइल यानी वही क्ले वाली सॉइल होनी चाहिए। उसके अलावा आज के समय पर जो गन्ने का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन से राज्य में हो रहा है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। तो गन्ने को उगाने के लिए इस प्रकार का क्लाइमेट कंडीशंस हमें रिक्वायर होती हैं। अब इंडिया का शुगर केन स्टेटस को देखें तो इंडिया कहीं ना कहीं दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स में है, यूज़र में भी है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। हमारे पास में इन शुगर मिल्स को मैनेज करने के लिए एक बॉडी है जिसको बोला जाता है इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इंडिया में शुगर प्रोडक्शन 2022 के कंपैरिजन में तेज़ी से बढ़ा है। कुछ प्रतिशत यहाँ पर यह प्रोडक्शन बढ़ता हुआ हमको नज़र आया है। आई होप आपको इसके बारे में प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है, क्या सिचुएशन चल रहा है शुगर और शुगर इंडस्ट्री को लेकर। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक और आर्टिकल है, पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में इसको लिंक करेंगे। बात यह है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो चाइना विजिट करेंगे अगले महीने। किस चीज़ के लिए? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए। तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये विजिट करने वाले हैं चाइना में अगले सप्ताह। ठीक है, अगले महीने, बेसिकली जून के महीने में। और जो $60 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया गया उसको लॉन्च करने के लिए बोला जा रहा है। मिस्टर शरीफ जो हैं ये चाइना के लिए भी रवाना होंगे 4 जून को। तो देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या स्टेटमेंट्स निकल कर आते हैं। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के हिसाब से बिल्कुल गलत है, इलीगल है। ये हमारी टेरिटरी में बनाया जा रहा है। मैं आपको कुछ मैप दिखाता हूँ। ये मैप दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये इंडिया का मैप है। ये मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। ऊपर चाइना हो गया, इधर ये पाकिस्तान हो गया। इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में एक पोर्ट है इधर ग्वादर पोर्ट है ना, ग्वादर पोर्ट से सीधा यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने एक रास्ता निकाला है। और ये रास्ता भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से, क्योंकि ये हिस्सा देखोगे तो ये पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। तो ये पीओके वाला जो हिस्सा है दोस्तों, इस पीओके में से ये प्रोजेक्ट निकला हुआ है जो ग्वादर पोर्ट को सीधा चाइना के कशगर के साथ में जोड़ता है। तो यहाँ पे इस रूट से व्यापार हो सकेगा और इस रास्ते के जरिए चाइना अरेबियन सी में भी पहुँच सकेगा। तो ये रास्ता, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए है कि हमारी टेरिटरी से निकाला जा रहा है। इंडिया हमेशा से यहाँ पर इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को अपोज करता हुआ आया है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत की टेरिटरी है, क्योंकि है तो ये भारत का ही इंटीग्रल पार्ट ना, वहाँ से इस प्रोजेक्ट को निकाला जा रहा है, जिसको लेकर भारत ने अपने कंसर्न्स दिखाए हैं। तो देखते हैं आगे जो भी होता है, ये कॉरिडोर को लेकर जब भी डिस्कशन होंगे, अभी जब प्रधानमंत्री ये जो हैं पाकिस्तान के वो डिस्कशन करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे,
तो क्या मैटर आता है, इंडिया क्या रिस्पॉन्स देता है, वो सब समय के साथ में नए अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए डिटेल्स हमारे सामने इतनी हैं जो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो पूरा रास्ता तैयार किया गया है, पाकिस्तान को चाइना से जोड़ा गया है, इसमें $60 बिलियन लगाए गए हैं। $60 बिलियन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा है। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या करता है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चाइना के जिंजियांग रीजन में जो कशगर है उसको जोड़ने का काम करता है। बीच में ये प्रोजेक्ट रुक गया था क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस थे, पाकिस्तान के पास में कोई पैसा नहीं था, उस वजह से। देखते हैं आगे क्या सीन निकल कर आते हैं। अभी के लिए इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।